भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसा कि आप देखे हैं पिछले वीडियो में कि हमने चिली, पोलैंड, घाना और नेपाल के बारे में बताया है। और जो कुछ इस पहले पाठ में छूट गया है राजनीति शास्त्र के पहले अध्याय लोकतंत्र के क्रमिक विकास में, उसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होता, तो इस सुविधा के लिए हमने ऐसा किया है। और भारत में जो है सो सबसे प्राचीन लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है। भारत में सबसे प्राचीन लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है लिच्छवी गणराज्य, जो कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये बिहार में है। आज आप देखते होंगे वो एक जिला बन चुका है, वैशाली जिला। और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी जो है वैशाली में थी और इनके संस्थापक थे राजा विशाल। तो ये दुनिया का सबसे पहला जो है सो और सबसे खूबसूरत लोकतंत्र का उदाहरण है। आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा और भी लोकतंत्र भारत में थे प्राचीन काल में, जैसे कुशीनारा का मल्ल, मिथिला का विदेह, कपिलवस्तु का शाक्य इत्यादि और भी कई जो है लोकतंत्र भारत में प्राचीन भारत में थे। बीच में कुछ विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से हमारे भारत की खूबसूरती में बदलाव आ गया और पहले वाली बात नहीं रही। उसके बाद आप देखेंगे कि वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। और लिच्छवी गणराज्य में जो प्रतिनिधि होते थे वो जनता के द्वारा चुने जाते थे। और एक इसमें जो है 1707 राजा प्रतिनिधि थे। जी हाँ, 1707 राजा प्रतिनिधि के प्रत्येक को एक राजा के नीचे उप राजा होता था। जैसे आप प्रत्येक राजा के अधीन एक उप राजा होता था, उसके बाद उसका सेनापति होता था, उसके बाद भंडारिक होता था। और न्याय व्यवस्था ऐसी थी जो दीवानी मुकदमा के लिए अलग न्यायालय की व्यवस्था थी और फौजदारी के लिए अलग न्यायालय की व्यवस्था थी, जिसे हम लोग सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था आज तक किसी दूसरे लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलती है। ये वैशाली की जो है सो खूबसूरती थी। आज भले ही वैशाली वैसा नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में इनका एक अलग पहचान है। और बीच में बहुत से संघर्ष के बाद, बहुत से आक्रांताओं के आक्रमण के बाद हमें पुनः 1947 में फिर से लोकतंत्र स्थापित करने का मौका मिला, जो आज तक कायम है और भविष्य में आगे भी लोकतंत्र ही रहेगा। हमारा एक और पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बर्मा। पहले हम लोग इसे बर्मा कहते थे, लेकिन अब म्यांमार बोला जा रहा है। तो देखिए, बर्मा की भी कहानी बहुत दिलचस्प है। बर्मा में क्या हुआ कि 1948 में आज़ाद हुआ और 1962 में जो है यहाँ सैनिक तख्ता पलट हो गया, जो हमने चिली में देखा था। सेम वही चीज यहाँ होता है। तो देखिए, सैनिक तख्ता पलट होने के बाद सेना का शासन हो जाता है। और सेना का शासन जब हो गया तो लोकतंत्र ऐसे ही समाप्त हो गया। तो उसी तरह से जब सेना का शासन हो गया तो उसके बाद जो है सो लगभग 28-30 साल उसी तरह से चला, सेना का ही शासन चला। और सेना के शासन के बाद 1990 में पहली बार चुनाव हुआ। 1990 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये वहां की पार्टी का नाम है। जैसे अपने यहाँ पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। तो उसी तरह से वहां नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक पार्टी है, उसका नेता था आंग सान सू ची। ये आंग सान सू ची जो वहां के इस पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, उनकी जीत हुई। और जीत होने के बाद ये जो सैनिक जो था सेना, उसने अपना सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। देखिए, सभी देश में वही हो रहा है लगभग। अभी तक अपने 4-5 देश के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में, जिसमें सभी में सैनिक जो है अपना सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो सैनिक क्या करते हैं, अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। यहां भी वही बात हो गया, सैनिक छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो
आंग सान सूची ने बोला कि भैया तू मैं जीत गया हूं, तो हट। बोला कि नहीं 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 मैं नहीं हटूंगा। वो क्या कि सारे नेताओं को, जो लोकतंत्र के जितने भी समर्थक नेता थे या आंग सान सूची के समर्थक नेता थे, उनको सहित सारे को जेल में डाल दिया गया और कुछ को नजरबंद कर दिया गया, इन्हें भी नजरबंद कर दिया गया। और सभी जो इनके समर्थक थे या लोकतंत्र के समर्थक थे, उन सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया या जेल में डाल दिया गया। नजरबंद का मतलब यह होता है कि ऐसे स्थान पर रख दिया गया जहां किसी को पता नहीं चले। वो जिंदा तो है, लेकिन किसी आदमी को पता नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं है, कहाँ है नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं। और पहले तो मोबाइल फोन भी नहीं होता था ना, किसी को कुछ पता चले, तो इन्हें भी नजरबंद कर दिया गया। अब आंग सान सूची को जो है बहुत दिनों तक इस तरह से जेल में रखा गया और सारे उनके नेताओं को भी जेल में रखा गया। तो अब अभी तो भाई व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया है, बहुत से लोग इधर से उधर आते जाते हैं। लेकिन जब पूरे सारे देश जो थे, बर्मा को छोड़कर और जो शक्तिशाली देश थे, उन्होंने देखा कि अरे भाई इतने अच्छे अच्छे नेताओं को, जो लोकतंत्र के समर्थक थे, जिनकी जीत हुई थी, ऐसे नेताओं को इन्होंने पकड़कर जेल में डाल दिया है। तो उन लोगों ने इस पर दबाव बनाना शुरू किया। तो म्यांमार का जो सैनिक शासन था, उस पर इन लोगों ने दबाव देना शुरू किया कि आप इनको जल्दी से जल्दी रिहा करो, नहीं तो फिर हम लोग एक्शन लेंगे। इसके डर से क्या हुआ, बाद में जो है सो आंग सान सूची और इनके समर्थक को बाहर किया जाता है जेल से। और जेल के दौरान आंग सान सूची के बारे में आप जानते ही होइएगा कि बहुत दिन ये खाना नहीं खाए और इनको जो है सिरिंज के द्वारा इनके जो है सो पेट में जूस पहुंचाया जाता था। ये आमरण अनशन पर चले गए थे, मतलब कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे। तो डॉक्टरों को ले जाते थे वो लोग कि इनको किसी तरह जिंदा रखना है, मर जाएंगे तो पूरे म्यांमार में एक हंगामा फैल जाएगा। इसीलिए डर से उन लोगों ने जिंदा रखा। और जिंदा रखने के बाद जब इनको छोड़ा गया तो ये लोकतंत्र समर्थक थे और पुनः ये लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे उस देश में। इसके लिए इन्होंने जो है सो फिर से चुनाव की घोषणा करवाई और 2016 में जो है पुनः वहां चुनाव हुआ। और 2016 में जब चुनाव हुआ तो यही आंग सान सूची के पार्टी के लोग ही वहां के राष्ट्रपति बने हैं। और वर्तमान में वहां अच्छी तरह से लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और आज भी वहां लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, पूरी दुनिया में हर जगह लोकतंत्र ही लोकप्रिय है। इसका कुछ खासियत है जो हम आगे बताएंगे, अगले चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल जानेंगे हम एक और दूसरे देश के बारे में। अब देखिए, एक और हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो नाम आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा। भारत के चौहदी में अगर देखें तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है, जो एक आतंक का एक पर्याय बन चुका है। आज मैं उसी पाकिस्तान के बारे में चर्चा करूंगा, जो आपके बुक में पहला चैप्टर में दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान में 1990 में जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद वहां लोकतंत्र लागू होता है कुछ दिन के लिए। ज्यादा दिन नहीं रह पाता है, कुछ दिन के लिए रहता है। तो जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद जो है सो जब वहां लोकतंत्र आता है तो 90 में लोकतंत्र आता है और उसके बाद 99 में जो है ये जनरल परवेज मुशर्रफ जो सेना प्रमुख होता है, ये क्या करता है कि जो वहां का जो प्रधानमंत्री रहता है नवाज शरीफ, इसको सत्ता से हटा देता है। यानी कि सैनिक तख्ता पलट, जो आप इससे पहले चिली में देखे थे, तो उससे वही प्रक्रिया अपनाता है और नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर देता है। अब ये परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री बन जाता है, कहता नहीं तू हट, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। तो आज भी पाकिस्तान की स्थिति वही है, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ सुधार हुआ था और ये जो है परवेज मुशर्रफ पूरी तरह से सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन पाकिस्तान में न कोई विकास का काम होता है, न जनता के हित में कोई काम हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि 2008 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार बनती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार, पाकिस्तान तो पहले से ही बेचारा गरीब था, जो उसके पास सारे संसाधनों की कमी थी, जिसके कारण जो है सो कोई सरकार ठीक से चला नहीं पा रहा था। वह भी एक कारण था।
उसके बाद जो है सो ये बेनजीर भुट्टो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद जो है सो नई सरकार जब आती है तो जनरल परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ता है। जनता का आंदोलन हो जाता है, पूरे देश में जो है एक तरह से क्रांति हो जाती है और मजबूरी में जो है मुशर्रफ को हटना पड़ता है। जब मुशर्रफ हट जाता है तो उसके बाद जो है सो वहाँ फिर से चुनाव होता है और वहाँ जो है प्रधानमंत्री के रूप में यूसुफ रजा गिलानी चयनित होते हैं और राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी चयनित होते हैं। इस तरह से पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र की स्थापना होती है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति क्या है, जरा एक बार देखिए कि अभी भी पाकिस्तान में चैन नहीं है, यानी कि गृह युद्ध छिड़ने के कगार पे है। आज भी उनके नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि फिर से न कहीं सैनिक तख्तापलट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र, दोस्तों आप सोच रहे होंगे संयुक्त राष्ट्र क्या है। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व लेवल पर कार्य करती है। ये समझिए तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका प्रभाव है, जो वैश्वीकरण में जो है सो ऐसी संस्था का होना अत्यंत आवश्यक है कि अभी लोग अपने आप, कोई भी देश, कोई भी एक ऐसा देश ले लीजिए जो सारा चीज अपने आप में परिपूर्ण हो, ऐसा कोई भी देश नहीं है। सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम से, या तो आयात करते हैं या निर्यात करते हैं या फिर वहां से टेक्नोलॉजी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, लेकिन दुनिया में सभी देश को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग, आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग और जो अस्त्र शस्त्र है, सारे चीज में एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। सेना का भी सहयोग लेते हैं। इसीलिए एक ऐसी संस्था बनाई गई है संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 1945 में हुई और 1945 के बाद जो है इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। अभी वर्तमान में 192, अब तो 193 हो गया है, सॉरी, अभी जो है 193 देश वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। अब देखिए कि संयुक्त राष्ट्र में सभी सदस्य को एक एक वोट देने का अधिकार है, सभी को एक एक मत देने का अधिकार है। इसके 6 मुख्य अंग हैं। उसके बाद देखिए सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं। मतलब उसको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और फिर 2 वर्ष के बाद उसको हटा दिया जाता है। और 5 जो सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनको वीटो पावर बोला जाता है। अभी देखते हैं ना, एक जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, कोई भी देश किसी भी देश पे हमला कर देता है, तो इसमें जो है सो ये बहुत काम की चीज है। तो जिसके पास वीटो पावर है, मतलब जो अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र का, वो जो है अगर कोई फैसला लेता है कि नहीं हम इस देश पर हमला करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम जो है सो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे, रखेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, तो इसके खिलाफ में जो अस्थायी देश है, जैसे अस्थायी देश में आता है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, तो इन लोगों के खिलाफ में, जिनके पास वीटो पावर है, इनके खिलाफ में कोई नहीं बोल सकता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र को जो है सो इनके खिलाफ में बोलने का अधिकार उस टाइम नहीं होता है। और ये जो 10 सदस्य है ये 2 साल में बदलते रहते हैं। उसके बाद ये सामाजिक सहयोग के लिए जो है सो इसका 54 सदस्य हैं और 15 जो है सो इनके न्यायाधीश होते हैं, जो जज 15 होते हैं। और इसका जो सचिवालय है वो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र, जो कि मुद्रा को भी कंट्रोल करते हैं, जो हथियार है उन्हें भी कंट्रोल करते हैं, और सामाजिक, आर्थिक, चाहे एक दूसरे का जो विवाद है, उन सारे चीजों पर जो है सो इनका काम है कि देखरेख करना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे, लोकतंत्र का क्रमिक विकास, तो ये लोकतंत्र का क्रमिक विकास में राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र की जो है सो इसमें भूमिका है। अगर कोई भी देश गुलाम है किसी देश का,
कोई भी देश किसी पे कब्जा कर रखा है, तो वहां संयुक्त राष्ट्र का जो है सो ये कर्तव्य बनता है कि वो उसमें दखलंदाजी करके उन्हें मुक्त करे और वहां लोकतंत्र की स्थापना कराए। यदि किसी भी देश में है तो वो देश यदि चाहे तो यहां से मदद ले सकता है। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो पूरा, हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम जो भी बताते हैं रटवाते नहीं है, हम सिखाते हैं। बस यही हमारा जो है सो विशेषता है।